हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम कोडिंग नहीं करेंगे, हम जानेंगे कुछ ऐसे 10 टॉपिक्स या फिर ऐसी 10 चीज़ें जिन्हें जो अगर हमें आती हैं तो हमें जॉब लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर मैं ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यूअर्स इनके बारे में पूछता है कि ये चीज़ आपको आती है, इसमें आपने काम किया है, ठीक है, इस तरीके से पूछता है। तो ये 10 चीज़ें हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपने सुनी भी होंगी क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे वीडियोज़ इन टॉपिक्स पे डाला है, बट मैंने एक अलग से ये छोटा-सा वीडियो डाला है जिससे हमें इन टॉपिक्स पे ज़रूर फ़ोकस कर सकें अगर हम इंटरव्यू देने वाले हैं तो, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो रेडक्स है। जैसे मैंने रेडक्स पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं चैनल पे, और आपने इंटरव्यूअर अगर दिया होगा अभी तक, अगर एक भी इंटरव्यू आपने दिया है तो इंटरव्यूअर ने आपसे सबसे पहले जरूर ये क्वेश्चन पूछा होगा कि आपने रेडक्स में काम किया है या नहीं। जो जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पे भी रेडक्स के बारे में ऑलरेडी मेंशन होता है कि अगर आपने रेडक्स पे काम किया है या कितने प्रोजेक्ट्स आपने रेडक्स के साथ किए हैं, ये जरूर पूछते हैं। रेडक्स में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? आपको एक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको रिड्यूसर्स के बारे में पता होना चाहिए, और आपको स्टोर के बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे स्टोर को यूज करते हैं, किस तरीके से हम रिड्यूसर्स को पास करते हैं स्टोर के अंदर, है ना, किस तरीके से एक्शंस को रिड्यूसर्स के अंदर पास करते हैं। ये सारी नॉलेज हमें रिडक्स के होनी चाहिए, ठीक है। और रिडक्स अगर डेप्रिकेट हो गया तो मैं रिडक्स टूल किट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और रिडक्स टूल किट का यूज हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा फायरबेस। तो फायरबेस ज़्यादातर आप कोई भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, चाहे आप एंड्रॉयड नेटिव में कर रहे हो, आईओएस नेटिव में कर रहे हो, फ्लटर के अंदर कर रहे हो या रिएक्ट नेटिव, फायरबेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे हम स्टार्टिंग में जब भी हम खुद से प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम एपीआई खुद से कहीं से लाइक जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, एपीआईज हम बना नहीं पाते हैं, तो हमें एक ही रास्ता दिखता है जिससे हम लाइव डेटा बेस पे काम करते हैं, वो है फायरबेस, ठीक है। तो ये काफ़ी हमारी हेल्प करता है हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो फायरबेस मस्ट है, हमें आना चाहिए फायरबेस, ठीक है। और अगर हम क्लाइंट के या फिर जॉब के पर्सपेक्टिव से सोचें तो इंटरव्यूअर हमें फायरबेस के बारे में पूछता है, क्योंकि हमें पुश नोटिफिकेशंस आने चाहिए, हमें फायर स्टोर में डेटा स्टोर करना आना चाहिए, स्टोरेज का यूज करना आना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज वो है सोशल लॉगिन्स, ऑथराइजेशन विद गूगल, फेसबुक, मोबाइल ओटीपी, अदर लाइक एप्पल, है ना। इस तरीके के हमें ऑथराइजेशन आनी चाहिए। तो फायरबेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे दूसरे नंबर पे रखा है, ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो है ES6। अब आप सोचोगे कि यार ES6 का रिएक्ट नेटिव में क्या काम, क्योंकि हम रिएक्ट नेटिव के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो यार जब हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन, है ना, क्या अपग्रेड है उसके अंदर, क्या नए फीचर जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड हुए, क्या क्या है, तो वो सारी चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। इसलिए ES6 का बहुत ज्यादा रोल होता है। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर देखा होगा, सब लोग कहते हैं ECMA स्क्रिप्ट या फिर ES6 आना चाहिए। उनके अंदर मैंने ये 3 टॉपिक जो है ना वो मैंने मेन यहाँ पे डाले हैं, जो 100% नहीं, 200% हमें आने चाहिए। जैसे कि हमें एरो फंक्शंस बनाना आना चाहिए, ठीक है। क्लास कंपोनेंट भी ES6 के अंदर ऐड हुए हैं, बट एरो फंक्शंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है। कोई भी कहता है आप फंक्शनल कंपोनेंट बना पाते हो या नहीं, जरूर पूछता है इंटरव्यूअर, ठीक है। उसके बाद लेट और कॉन्स्ट में क्या फ़र्क है, स्प्रेड ऑपरेटर हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रक्चरिंग मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ईटीसी मैंने डाल दिया, क्योंकि आप जब ES6 टॉपिक डालोगे, गूगल पे आप जाओगे, ES6 सर्च करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए ES6 के अंदर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है हमारा वो है रिएक्ट हुक्स। अब आपको पता तो होगा रिएक्ट हुक्स कितने यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्लास कंपोनेंट में जब काम करते हैं तो वो लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए हम सारे मेथड्स यूज करते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, ना, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, इस तरीके के जब भी हम चीज़ें यूज करते हैं। तो यार जब कंपनी की डिमांड होती है कि हम क्लास कंपोनेंट से हट के हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज करें, तो वो जो हम रिक्वायरमेंट वहाँ फुलफिल कर रहे थे कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज करके, है ना, तो वो सारी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कैसे फुलफिल करेंगे, किस तरीके से वही सारी चीजें हम यहाँ पे भी यूज कर सकेंगे, तब रोल प्ले करते हैं रिएक्ट हुक्स। यहाँ पे मैंने कुछ मेन हुक्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, जैसे यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया। यूज इफेक्ट में भी 3 तरीके से यूज करते हैं,
कंडीशनल, है ना, यूज रेफ हो गया, है ना, उसके बाद अब यूज रिड्यूसर हो गया, बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, यूज मेमो हो गया। तो आप जब रिएक्ट हुक्स के बारे में सर्च करोगे, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो 100% इसे पढ़ना, क्योंकि आप रिएक्ट नेटिव का इंटरव्यू इनके बिना तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट हुक्स, ठीक है। फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ है हमारा रीयूजेबल कंपोनेंट। अब ये कोई टॉपिक नहीं है, बट ये एक टर्म है रीयूजेबल कंपोनेंट के बारे में। हर कंपनी कहती है कि भाई हमें जो ऐप आपसे बनवाना है, हमें जो काम करवाना है, वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज कोड के साथ होना चाहिए। हमें फालतू का कोड, एक सिंगल कोड को 50 जगह बार बार लिखना नहीं है। हमें हमें उस सिंगल कोड को एक जगह डाल के 50 जगह यूज करना है, ठीक है। और उस टर्म को हम बोलते हैं रीयूजेबल, ठीक है। रीयूजेबल होना चाहिए हमारा कोड। तो इसीलिए जो भी हम छोटे छोटे चीजें बनाते हैं उनको एक सेपरेट क्लास में या फिर एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देते हैं एक छोटा सा, और उसको रीयूज करते हैं अलग अलग स्क्रीन्स के अंदर। जैसे हम एग्जांपल दे, हमने एक बटन बना लिया, उस बटन को हम 50 जगह यूज कर सकते हैं, पर उसका कोड एक ही जगह पड़ा हुआ है। हमने कोई कार्ड बना लिया, जैसे फ्लैट लिस्ट यूज करें, उसके अंदर हमने आइटम बना लिया, उसे 50 जगह यूज कर लिया। हमने हेडर बना लिया, उस हेडर को 50 जगह अलग अलग स्क्रीन में यूज कर रहे हैं। तो इसको रीयूजेबिलिटी बोलते हैं कोड की। और ये काफी हद तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कोड को 10,000 लाइन का कोड है और उसे हम 1 लाख लाइन का कोड बना देंगे, तो आप समझ रहे हो कि ऐप की परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें आना ही चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 6th पॉइंट की, जिसमें है रिएक्ट नेविगेशन। रिएक्ट नेविगेशन, आपको पता है जब भी हम ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेविगेटर्स बनाते हैं, जिससे हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा सकें। हमें यार साइड ड्रॉअर अगर हमें बनानी है, चाहे हम कस्टम बना रहे हैं चाहे नॉर्मल बना रहे हो, तब भी हमें ड्रॉअर नेविगेटर आना चाहिए। अगर हम बॉटम नेविगेशन नॉर्मल बना रहे हैं विद रिएक्ट नेविगेशन, तो भी हमें बॉटम नेविगेटर बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो एक रिएक्ट नेविगेशन का मैंने काफ़ी अच्छा वीडियो शेयर किया था, जिसमें लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी लोगों की हेल्प हुई उससे। तो ये रिएक्ट नेविगेशन विद वर्जन जो भी है 6 चला 7 आना ही चाहिए, रिएक्ट नेविगेशन 6, ठीक है। तो आप सर्च करोगे रिएक्ट नेविगेशन तो आपको समझ में आ जाएगा करेंटली जो भी वर्जन चल रहा है उसके बेस पे। बट वर्जन ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर हमें इसके सारे फीचर्स आने चाहिए, ठीक है। 7th पॉइंट है हमारा रेस्पॉन्सिव यूआई। फिर से ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे डेवलपमेंट में, अगर हम ऐप का डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर हम ऐप बना रहे हैं, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मेन है। क्यों कि अगर हम एक ऐप बनाते हैं और जिसको हमने 2 मोबाइल पे चलाया या कोई 2 डिवाइसेस पे चलाया और तीसरे डिवाइस पे चलाते ही उसकी स्क्रीन फटने लग जा रही है, या फिर आइकन्स कोई छोटा दिख रहा है कोई बड़ा दिख रहा है ना, रिस्पॉन्सिव दिख ही नहीं रही है, यूआई बिल्कुल अलग ही ढंग की दिख रही है। हमने फिग्मा में कोई और ही यूआई देखी और हमने बनाई है, वो कुछ अलग ही यूआई चल रही है ना। बटन बॉटम में लगाना था पर वो हवा में जा रहा है, वो लेफ्ट में जा रहा है, राइट में कम जा रहा है। इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो वो जो यूआई होती है ना, बिल्कुल थर्ड क्लास यूआई हो जाती है एज ए फ्रेशर, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि यूआई ऐसी होनी चाहिए कि हम छोटे से छोटी स्क्रीन साइज पे चलाओ, बड़े से बड़े स्क्रीन साइज पे चलाओ, आप मोबाइल पे चलाओ या टैब पे चलाओ, आप पोर्ट्रेट मोड में चलाओ या फिर आप लैंडस्केप मोड में चलाओ, यूआई लगभग 90% या 95% सेम होनी चाहिए, है ना। एंड्रॉयड पे चलाओ या आईओएस डिवाइसेस पे चलाओ। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव यूआई। जैसे वेबसाइट पहले होती थी, तो वेबसाइट में हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो काफी रेस्पॉन्सिवनेस पे काफी ध्यान देते हैं, तो सेम चीज हमारे मोबाइल ऐप्स के साथ भी होती है, ठीक है। 8 पॉइंट है हमारा असिंक स्टोरेज। क्योंकि असिंक स्टोरेज इसलिए मैन है क्योंकि अगर हम लोकल स्टोरेज की बात करते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है वो यही स्टोरेज है, असिंक स्टोरेज। क्योंकि नॉर्मल टास्क हमारे इससे पूरे हो जाते हैं, हम एसक्यूलाइट की तरफ इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो एक टेबल डेटाबेस है एक पूरा, और इससे जब तक हमें छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है तब तक हम एसक्यूलाइट की तरफ नहीं जाते हैं। वो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स जैसे हमारी स्ट्रिंग सेव करना है, हमारा ऑब्जेक्ट को सेव करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे असिंक स्टोरेज के साथ हो जाती हैं, और जो काफ़ी डेवलपर्स प्रेफर करते हैं। तो इंटरव्यूअर भी इसके बारे में ही पूछता है, ठीक है। 9th है हमारा पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ई कॉमर्स ऐप बनाने को दिया यार कंपनी के अंदर, है ना।
कोई भी सोशल बना रहे हो, कोई भी आजकल तो जितने भी ऐप्स बन रहे हैं उनके अंदर पेमेंट का काम होता ही है, चाहे आप सोशल बनाओ, चाहे डेटिंग ऐप बनाओ, चाहे ई-कॉमर्स ऐप बनाओ, चाहे आप मेडिकल लाइक कोई बुकिंग शुकिंग कुछ भी बना लो आप, उसके अंदर पेमेंट का काम कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो हम सबसे पहले हमें याद आता है कि यार पेमेंट गेट पे लगाना है, या फिर हमें वॉलेट बनाना। अगर वॉलेट भी बना रहे हैं तो पैसा ऐड कहाँ से करेंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी, ट्विटर, कोई भी हो, हर जगह पेमेंट का कुछ ना कुछ काम तो है ही, यूट्यूब। तो फिर हमें पेमेंट गेटवे की याद आती है, और उस केस में हमें रेजर पे, पेटीएम, स्ट्राइप, हमारे पास इस तरीके के ऑप्शंस हैं। ठीक है। और 10th है हमारा रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड, क्योंकि एनिमेशंस अगर ऐप के अंदर ना हो तो ऐप अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि एनिमेशन आजकल हर ऐप का पार्ट बन गया है। पहले एनिमेशन होता था कि तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी ऐप बना रहे तो एनिमेशन देते थे, नहीं तो यूआई हम बिल्कुल सिंपल रखते थे। बट आजकल जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, हर क्लाइंट को या फिर हर कंपनी को अपने ऐप्स के अंदर एनिमेशन यूज करने पड़ते हैं, जिससे थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगता है, ऐसा लगता है कि हम ऐप के साथ बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। तो इस तरीके के एनिमेशन हमें आने चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट जो लाइब्रेरी है वो रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड है, जिसमें रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड वर्जन 2 चल रही है। ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट एडवांस में बताऊंगा, एपीआईज का हमें लगानी ही आनी चाहिए, वो भी अच्छे से फैच और एग्जॉस्ट दोनों के साथ ऑप्टिमाइज वे में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें आती हैं तो आप कह सकते हो कि आपने रिएक्ट नेटिव की काफ़ी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली हैं, और आपका इंटरव्यू कोई भी क्रैक होने से नहीं रोक सकता है रिएक्ट नेटिव का। ठीक है। तो बेसिकली मैंने सारी चीज़ें लगभग कवर करी हैं इसमें। ठीक है। और बाकी आप जो चीज़ें बची हुई हैं वो मैंने चैनल्स पे बताई हैं, बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर मैंने टॉपिक्स बताए हैं, वीडियोज़ डाले हैं, तो वो आप देख सकते हो। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। 10 जो पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर हेल्पफुल लगे हैं तो अभी कभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।